हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ पे। और ये सारे एमसीक्यूज़ हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली रेलेवेंट है। तो आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये सारे एमसीक्यूज़ बहुत रेलेवेंट हैं। जितना ज़्यादा हो सकेगा हम कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर कर देंगे एंड इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से ज़रूर कर लेना। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, और साथ ही साथ जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमने उस पर भी इसकी एक कॉपी अपलोड की हुई है। टेलीग्राम चैनल की एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द इंटरनल ऑडिटर। देखो, अगर इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसे ऑडिटर होते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मतलब एक तरह से कह लो परमानेंटली बैठ करके वर्क करते हैं। तो क्या इनको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं? नो। इनको मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं? गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं? नो। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं? नो। अगर इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट के थ्रू होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बी, मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग इज डीम्ड टू बिगिन वर्ड डैश एंड्स। ऑडिटिंग कहाँ से शुरू होता है? नो डाउट जहाँ अकाउंटिंग खत्म होती है, मतलब जहाँ हम लोग अपने पीएल को, बैलेंस शीट को मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद ही तो ऑडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना। तो ऑप्शन में दिया है सेलिंग, बिजनेस, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, अकाउंटिंग। नेक्स्ट, an audit of joint stock companies is conducted to increase profits, raise goodwill, cover up illegal transactions, meet the statutory requirements। देखो, अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनीज की बात करें तो इनकी जो ऑडिट है ना वो कंपलसरी मानी जाती है, मैंडेटरी मानी जाती है। जैसे अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो उनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। बट अगर हम कंपनीज की बात करें तो सारे कंपनीज की ऑडिट मैंडेटरी है, और इसको कंडक्ट किया जाता है सो दैट जितनी भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें ये देखना होता है कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई है कि नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो किया गया है कि नहीं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, the prime object of audit of accounts of a partnership firm is to meet the statutory requirements, increase goodwill, raise profit, detect errors and frauds। अब देखो, यहाँ पे पूछा है कि जब भी हम अकाउंट्स की ऑडिट करते हैं, बट किन की अकाउंट्स की बात किया है? पार्टनरशिप फर्म की। कंपनी की बात नहीं किया है, पार्टनरशिप फर्म की बात किया है। तो यहाँ पे हम प्राइम ऑब्जेक्ट मानते हैं, पहला ऑब्जेक्ट मानते हैं डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स को। बेसिकली पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंट्स होते हैं उनके ऑडिट कराने का पर्पस क्या होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुई है उनको वेरीफाई कर सके और ये डिटेक्ट कर सके कि क्या किसी तरह का कोई एरर एंड फ्रॉड वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब देखो, यहाँ पे अगेन मेन ऑब्जेक्ट पूछा ऑडिट का, बट किन के अकाउंट्स के लिए पूछा है? रिलेटेड टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, to find out whether the balance sheet and PL account have been properly drawn up and represent a true and fair view of the state of affairs, to prevent disputes between shareholders and the management। अब आप बोलोगे कि मैम हमने आपने पार्टनरशिप के ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट बताया था डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, बट हमने वहाँ बताया कि आपको पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना होता है सो दैट आप एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सको। बट अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक में जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है ऑडिट कराने का वो यही होता है कि हम ये देख सकें कि जितने भी हमारे बेसिकली जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, जैसे असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको इंश्योर करने के लिए ही ऑडिटिंग होती है। दूसरा, वहाँ पे ये चीज़ भी हम कंसिडर करते हैं कि जो भी बैलेंस शीट बनी है, पीएल बनी है, क्या वो एज़ पर कंपनीज अकाउंट बनी है कि नहीं बनी है, क्या वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही है कि नहीं, क्या फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की करेक्ट है या नहीं। तो एज़ पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। बट अगर हम लोग बात करें डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स की, तो ये भी ऑब्जेक्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऑडिट का, बट ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट माना जाता है, मेन ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड बाय स्टैट्यूट फ्रॉम गेटिंग इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो, जनरली हमने सुना है कि जब भी हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो ऑडिटिंग कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। बट अगर हम लोग ऑडिटिंग किसकी बात करें? कंपनीज की ऑडिट। अगर कंपनीज की अकाउंट की ऑडिटिंग की बात करें तब तो हमें क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट
पार्टनरशिप की केस में ना अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर फर्म का कोई भी मेंबर मान लो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो भी वो ऑडिट कर सकता है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्टैट्यूट में मतलब हमारा जो लॉ है उसमें किसको रोका गया है कि अगर वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता, कहीं पे भी नहीं। अगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप की भी ऑडिटिंग कर सकता है, पार्टनरशिप की भी ऑडिटिंग कर सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की भी ऑडिटिंग कर सकता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द ऑडिटर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, अभी हमने बताया कि अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म के ऑडिटर की बात करें तो मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नीड नॉट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मस्ट होल्ड एनी अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तभी ये ऑडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्पेशली बताया कि जब हम लोग ऑडिट की बात कर रहे हैं तो ऑडिट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में ये मैंडेटरी किया गया है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है। बट अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म में क्या है कि किसी भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्म के नाम पे कोई भी पार्टनर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। हाँ, उसके पास एक सर्टिफिकेट है जो उसको ऑथराइज़ कर रहा है कि वो एज एन ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है। फिर भले वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है बट क्योंकि सर्टिफिकेट में ये चीज़ मेंशन की गई है कि हाँ हम इसको एज एन ऑडिटर ऑथराइज़ कर रहे हैं तो उस केस में वो भी पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट कर सकता है। क्लियर? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो भी वो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स की ऑडिट कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग इज कंपलसरी इन केस ऑफ, अभी हमने बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं होता बट जॉइंट स्टॉक कंपनीज में ये मैंडेटरी होता है। ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंकिंग कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों के लिए ही ये कंपलसरी है तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, auditing may be defined as preparation of books of accounts, examination and scrutinization of the books of accounts, rendering of expert advice to the management regarding accounting matters, all of the above। देखो ऑडिटिंग में हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की बात या प्रिपेयर करने की बात नहीं करते, वो तो हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन या स्क्रूटिनाइज करते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑडिट ऑफ अ कंपनी कैन बी कंडक्टेड बाय, कंपनी की अगर कॉस्ट ऑडिट करनी है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, नन ऑफ द अबव। देखो अगर कॉस्ट ऑडिट करनी है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट ही कंडक्ट कर सकता है। क्लियर? ये चीज़ ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट 1956 में मेंशन भी की गई है कि अगर आपको कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करनी है तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट होने चाहिए, आपके पास कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आप प्रैक्टिस में होने चाहिए, तभी आप कॉस्ट ऑडिट कर सकते हो किसी कंपनी की। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, should be a chartered accountant or a cost accountant, need not possess the qualifications laid down in the Companies Act, should hold some other professional qualification। अब क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं तो जो ऑडिटर है नो डाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होगा ही, बट यहाँ देखो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, लिखा है नीड नॉट possess द क्वालिफिकेशन लेड आउट इन द कंपनीज एक्ट। क्योंकि इंटरनल ऑडिटर है और हमने बताया कि इनका काम क्या होता है कि बेसिकली डे टू डे वर्किंग चेक करते हैं, डे टू डे ऑडिट करते हैं किसी भी कंपनी की, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में जो भी क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं रिलेटेड टू ऑडिटर, अगर वो नहीं भी पजेस कर रहे हैं तो भी ये इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, who or what determines the scope of a work of a statutory auditor? Shareholders no, management no, government no, law। लॉ ही ये डिसाइड करती है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या काम होगा, क्या स्कोप होगा। नेक्स्ट, एन इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय, इंटरनल ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है, बट ऑब्वियस जिसने उसको अपॉइंट किया होगा। शेयर होल्डर्स कर सकते हैं नो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर सकते हैं नो, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट अगर मैनेजमेंट करता है तो रिमूव भी कौन कर सकता है, आइदर मैनेजमेंट और डायरेक्टर। Next, internal check serves the purpose of helping to audit in depth, prevention of fraud, detection of fraud, verifying the accuracy of the posting। देखो इंटरनल चेक जो करते हैं मतलब जो डे टू डे वर्किंग को हम
चेक कराते हैं बाकी एम्प्लॉय से, उसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो ना तो उसको रोक सकें, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर सकें। मतलब पहले ही अगर आप इंटरनल चेक करा रहे हो तो आप पहले ही रोक पाओगे फ्रॉड्स को होने से, ठीक है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, the practice of a good system of internal check greatly reduces the liability of the auditor, the work of the auditor, both the above, none of the above। अगर प्रॉपर इंटरनल चेक चल रहा है कंपनी में तो इससे ऑडिटर के काम में बहुत आराम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब रेगुलर चेकिंग चल रही है तो उसकी वजह से फ्रॉड पहले ही रोके जाते हैं, ठीक है। और ऑडिटर का काम तो यही है ना, उनका तो काम ये है, वो ये देखते हैं कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही है कि नहीं दे रही है, किसी तरह का कोई एरर्स एंड फ्रॉड्स तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल चेक की वजह से जो ऑडिटर का काम है उसमें बहुत आराम हो जाता है, ठीक है, उनको बहुत हेल्प मिलती है। अब बेसिकली इंटरनल चेक क्या होता है ये हमने ऊपर बताया कि इंटरनल चेक का मतलब होता है किसी एक एम्प्लॉय का काम बाकी कंपनीज़ के जो मतलब बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के वो चेक करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप जो काम करो वो ऑटोमेटिकली किसी और ने चेक कर लिया तो कहीं भी एरर होने के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इन्वॉल्व? Physical verification, verification of their proper values, verifying the assets are free from any charge or all of the above। जब भी हम बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स को वेरीफाई करना तो नो डाउट हम उसको फिजिकली भी वेरीफाई करते हैं, वैल्यूज़ के टर्म में भी वेरीफाई करते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या उस पर किसी तरह का कोई चार्ज है, मतलब कहीं वो मॉर्टगेज तो नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट? Meeting the statutory requirements, meeting the needs of shareholders, meeting the whims of creditors, meeting the needs of the management to conduct the business more efficiently। No doubt अगर हम लोग इंटरनल ऑडिट करा रहे हैं तो इसीलिए ना करा रहे सो दैट डेली बेसिस पे जब ऑडिट चलती है तो डेली बेसिस पे आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ कहाँ क्या क्या अपडेट्स करने हैं, तो वो बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसको ज़्यादा एफिशिएंटली, कॉस्ट इफेक्टिवली हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। Next, cost audit means the audit of cost of goods produced by a cost accountant of cost accounts for the purpose of cost management। हमने बताया कि अगर हम लोग कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं तो नो डाउट उसको कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, बट किस चीज़ की करता है? कॉस्ट अकाउंट्स की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी, हमने टिक भी किया था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑडिट डिनोट्स ऑडिटिंग under the provisions of law of companies by persons appointed by the government of the accounts of government departments of the government's ministers। देखो अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट की बात करें तो नो डाउट गवर्नमेंट ऑडिट मतलब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग। तो करेक्ट आंसर होगा सी। A vacancy caused by the auditor's resignation may be filled only by the union government, the board of directors of the company, the general meeting of the shareholders, the managing director of the company। कह रहा है कि अगर ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक, तो उनकी जगह खाली हो गई, वैकेंट हो गई, तो उसको कौन फिल कर सकता है? उनको शेयर होल्डर्स फिल कर सकते हैं इन जनरल मीटिंग। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हु और व्हाट फिक्सेस द रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर? देखो इसका रूल याद कर लो कि अगर हम लोग ऑडिटर की बात कर रहे हैं तो ऑडिटर का रेम्यूनरेशन हमेशा वही फिक्स करते हैं जो उनको अपॉइंट करते हैं। क्लियर? टेबल ए, द मैनेजमेंट, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। करेक्ट आंसर होगा डी। ये हमेशा याद रखना क्योंकि इसमें सिंपली क्या होता है कि अगर कंपनी के मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो कंपनी के मेंबर्स ही रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे, अगर डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो डायरेक्टर फिक्स करेंगे, एंड अगर रजिस्ट्रार अपॉइंट कर रहा है तो रजिस्ट्रार फिक्स करेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द कंपनी ऑडिटर हैज़ अ राइट ऑफ असेस टू द कंपनीज बुक्स ऑफ कॉस्टिंग, द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स, द स्टैट्यूटरी एंड स्टैटिस्टिकल बुक्स, ऑल ऑफ द अबव। अगर कंपनी ऑडिटर है तो उसके पास ये राइट है कि वो कंपनी की बुक्स को भी देख सकता है, अकाउंट्स को भी देख सकता है एंड स्टैटिस्टिकल बुक्स को भी चेक कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज़ अ राइट टू अटेंड only such meetings where accounts are discussed, only the annual general meetings, every general meeting of the shareholders, only such AGM to which government invites him। देखो कोई भी जर्नल मीटिंग हो, ठीक है, कोई भी जर्नल मीटिंग हो शेयर होल्डर से रिलेटेड तो उसमें ऑडिटर ऑफ अ कंपनी के पास ये राइट है कि वो उसको अटेंड कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, the auditor must report instances of the provisions of the Companies Act being violated to the, कह रहा है कि ऑडिटर
अगर मान लो कंपनीज एक्ट को नहीं फॉलो किया जा रहा या उसके किसी रूल को नहीं फॉलो किया जा रहा, किसी सेक्शन को नहीं फॉलो किया जा रहा, तो उस केस में ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा? एमडी को, यूनियन गवर्नमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। नो डाउट जनरली वो किसको रिपोर्ट करते हैं? शेयर होल्डर्स को। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, what does vouching relate to? कैश रिसीट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। नो डाउट अगर हम लोग वाउचिंग की बात करें तो वाउचिंग मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ एविडेंस जिसको हम चेक करते हैं, तो ये सब एविडेंस बन सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। A voucher refers to an invoice received from suppliers, document in support of an entry made in the books of account, receipt issued to a customer for cash receipt or all of the above. No doubt अगर हम लोग वाउचर की बात करें तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली किसको सपोर्ट करता है, किसके मतलब एज ए एविडेंस कहाँ काम करता है, जहाँ हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एंट्रीज़ बनाते हैं तो उन एंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए या उन एंट्रीज़ के एविडेंस के तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं उनको हम वाउचर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। Next, an auditor may be likened to a company's bull, bear, watchdog, lapdog. No doubt correct answer होगा C, watchdog। ये तो होपफुली सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। Next, identify the person or entity qualified for appointment as a auditor of a joint stock company। देखो इसके लिए रूल है कि कोई भी पर्सन जिसको ऑडिटर बनना ऑफ अ कंपनी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, जो कि बेसिकली प्रैक्टिस में है, ठीक। बट कौन नहीं हो सकता? बॉडी कॉरपोरेट नहीं हो सकते। अगर कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉयज़ हैं तो वो कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकते जॉइंट स्टॉक कंपनी के। क्लियर? अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप में है या एम्प्लॉयमेंट में है, किसके? जैसे मान लो कंपनी में कई सारे ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और कोई आउटसाइडर इनका पार्टनर है या इनके अंडर काम कर रहा है, तो वो भी आपकी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। क्लियर? कोई भी पर्सन जो कि पार्टनर का रिलेटिव है वो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। तब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये तो नहीं बन सकते। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकते। अ पर्सन इंडेटेड टू द कंपनी फॉर ₹10,000, ये भी नहीं बन सकते। तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। मतलब जिन्होंने कंपनी को उधार दिया हुआ है उनको भी आप कंपनी का ऑडिटर नहीं बना सकते, क्योंकि देखो कंपनी का ऑडिटर ना हम उन पर्सन को बनाते हैं जो बिल्कुल फ्री होकर के डिसीजन ले सके, ठीक है, जो बिल्कुल पार्शलिटी ना रखे। अब कहीं ना कहीं अगर वो कंपनी से जुड़ा है तो वो पार्शलिटी तो दिखाएगा। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि वो अपना वर्क 100% सर्व कर सके, पार्शल नेचर ना दिखाएं, बायस्ड ना रहें, एंड इसी की वजह से किसी भी ऐसे पर्सन को जो कंपनी से जुड़ा है उसको हम ऑडिटर बनने के लिए अलाउ नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट, except in special cases the retiring auditor is automatically dismissed, disqualified, suspended or reappointed। कह रहा है कि स्पेशल केसेस में क्या होता है कि जो रिटायरिंग ऑडिटर होते हैं ना वो खुद ब खुद रीअपॉइंट हो जाते हैं। कॉन्टीन्यूस ऑडिट रिफर्स टू इंटरिम ऑडिट, ऑडिट एट ईयर एंड, इंटरनल ऑडिट और रेगुलर ऑडिट। कॉन्टीन्यूस ऑडिट मतलब जो रेगुलर ऑडिट चलती है। नेक्स्ट, ऑडिट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज ऑपरेशनल ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट और स्टैंडर्ड ऑडिट। देखो साल के अंत में जो ऑडिट कंडक्ट होती है उसको हम कहते हैं पीरियोडिकल ऑडिट, क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड पे कंडक्ट हो रही है, मतलब हर साल के एंड में कंडक्ट हो रही है और वो बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट की ही हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम पीरियोडिकल ऑडिट भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। द इंटरिम ऑडिट इज वन दैट इज कंडक्टेड बिटवीन द डैश ऑडिट। देखो इंटरिम ऑडिट हमेशा दो ऑडिट्स के बीच में ही कंडक्ट होती है। तो लिखा है कॉन्टिन्यूस ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, फाइनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट। इंटरिम ऑडिट की बात करें तो दो फाइनल ऑडिट्स के बीच में जो ऑडिट कंडक्ट होती है उसको बेसिकली हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। नेक्स्ट, इंटरनल चेक इज डैश बट अ पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम ऑफ एनुअल ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट। देखो अगर हम लोग इंटरनल चेक की बात करें तो इंटरनल चेक हमेशा इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या आप एक स्टाफ के काम को दूसरे स्टाफ के काम से चेक करा रहे हो, तो ये बेसिकली कंट्रोलिंग का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी, इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंटेड होल्ड ऑफिस। जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है वो कितने टाइम तक ऑफिस होल्ड करके रखता है? फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, टिल द न्यू ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड, टिल द होल्डिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ द कंपनी, टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जैसे ही पहले एनुअल जनरल मीटिंग का कंक्लूजन आ जाता है वहाँ तक
आपको ऑफिस होल्ड करके रखना होता है, क्योंकि फिर वहाँ नेक्स्ट ऑडिटर आप अपॉइंट करते हो। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ द इंटरिम ऑडिट फॉल्स विद इन द पर्व्यू ऑफ पार्शियल ऑडिट, फाइनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और कॉन्टिन्यूस ऑडिट। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये फाइनल ऑडिट का ही पार्ट है, क्योंकि 2 फाइनल ऑडिट्स के बीच में इसको कंडक्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कॉस्ट कैन नॉट बी मिसअप्रोप्रिएटेड बाय ओमिटिंग टू एंटर कैश रिसीव्ड, entering less amount that has been actually received, making fictitious entries on the receipt side of the cash book, making fictitious entries on the payment side of the cash book। अब क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा है कि आप कॉस्ट को कब मिसअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। अगर मान लो हमने कैश रिसीव्ड से रिलेटेड एंट्री ओमिट कर दी, तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट को या कैश को अफेक्ट कर रहे हो। अगर आप कम अमाउंट, मतलब जितना, अगर मान लो आपने 1000 रुपये रिसीव किया और सिर्फ 500 एंटर कर रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं आप कॉस्ट को अफेक्ट कर रहे हो। मेकिंग फिक्टिशियस एंट्रीज ऑन द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक, अगर आप कैश बुक का रिसीट साइड बढ़ा करके दिखा रहे हो, तब तो आपका कैश बुक और कॉस्ट बढ़ करके दिखेगा, तो वो आप मिसअप्रोप्रिएट नहीं कर रहे हो। बट अगर आप पेमेंट साइड कोई चीज़ बढ़ा के दिखाओ, तो कहीं ना कहीं आपने अपने खर्चे को बढ़ाया, तो आपकी कॉस्ट मिसअप्रोप्रिएट होगी, फ्लक्चुएट होगी नेगेटिवली। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ एट एन AGM नो ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, तो उस केस में क्या होता है, अगर AGM में आपने कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया तो वैकेंसी रहेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, नो। CG अपॉइंट कर सकता है, MD अपॉइंट कर सकता है, नो। या हम एक्स्ट्रा एनुअल जनरल मीटिंग हमें बुलानी पड़ेगी, मतलब EGM कॉल करनी पड़ेगी, नो। अगर इस तरह की वैकेंसी है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑडिटर अपॉइंट करेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द ऑडिटर शुड रिफर टू द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू डिटेक्ट द फॉलोइंग एरर। Goods worth ₹780 received back from customers but omitted to be entered in the books. Paid ₹1000 to supplier, entered in the cash book but omitted to enter in supplier's account. An invoice of ₹640 is entered in the sales book as ₹460. Goods supplied in R Garg are entered in the account of P Garg. Simply यहाँ पे क्या कह रहा है कि the auditor should refer to the total of the trial balance to detect the following error. अब देखो, इसमें कह रहा है कि 780 जो रिसीव्ड हुआ है कस्टमर से, रिसीव तो हुआ बट आपने बुक्स में उसको पूरी तरीके से एंटर नहीं किया। जब आपने उसको बुक्स में एंटर नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो तो मैच कर रहा है, तो आपको वैसे भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे करेक्शन हो सकता है, मतलब कहाँ पे एरर है, नहीं पता चलेगा। ठीक। नेक्स्ट बोला है पेड ₹1000 टू सप्लायर, एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू एंटर इन सप्लायर्स अकाउंट। देखो, कैश बुक में एंटर हुआ बट सप्लायर्स अकाउंट में एंटर नहीं हुआ, तो इसकी वजह से हमारा डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा। तो ट्रायल बैलेंस का टोटल देख के ही हमें पता चल जाएगा कि किसी तरह का एरर है। एन इनवॉइस ऑफ ₹640 इज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एट ₹460। देखो, है तो 640 का, बट आपने तो 460 दोनों तरफ एंटर किया है ना। सेल्स बुक में आपने एंटर ही किया है, जो एंट्री की है कैश टू सेल्स, तो डेबिट भी करेक्ट होगा, क्रेडिट भी करेक्ट होगा, मतलब करेक्ट इन द सेंस कि 460 से ही दिख रहा होगा, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल मिसमैच नहीं करा होगा, तो इससे भी हम एरर डिटेक्ट नहीं कर सकते। और आर गर्ग की जगह पी गर्ग में भी अगर डाल दो, मतलब एक डेटर की जगह दूसरे डेटर की बुक्स में भी डाल दोगे, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ट्रायल बैलेंस तो मैच ही करेगा। सिर्फ बी ऐसा केस है जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, और ट्रायल बैलेंस का टोटल देख के ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि किसी तरह का कोई एरर है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, in order to detect which of the following errors need the auditor not refer to the agreement of the trial balance. Question में कह रहा है in order to detect which of the following errors need the auditor not refer to the agreement of the trial balance. Goods worth ₹800 returned to supplier and supplier's account credited. Sales book undercast by ₹1200. Postage 240 has not been entered in trial balance. Furniture purchase worth 10,000 has been debited to office expenses account. अब देखो, यहाँ पे फर्नीचर क्या है, असेट है, और असेट है तो बेसिकली खरीदा तो डेबिट होगा, बट वो ऑफिस एक्सपेंस में जा रहा है। खर्चा क्या होता है, खर्चे को भी हम डेबिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं डी पॉइंट अगर देखो, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है कि जो कैपिटल एक्सपेंस है उसको ट्रीट किया है रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह, बट डी केस में कभी भी ऑडिटर एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, बाकी तीनों ही केसेस में वो कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी।
अच्छा, यहाँ पे ना बेसिकली इस पे बात की जा रही है कि एरर ऑफ कमीशन क्या है, एरर ऑफ ओमिशन क्या है एंड सो ऑन। तो जितने भी एरर्स हैं उनसे रिलेटेड और उनकी एग्जांपल्स हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप वो क्लास कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो एंड उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से ना आपको इसका पूरा प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि एरर्स कितने तरह के होते हैं और किस तरीके से उनका करेक्शन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, Who of the following is eligible for appointment as a company's auditor? इसमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, हमने बताया कि अगर एक पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। नेक्स्ट, a company is to formally intimate an auditor's appointment to him within how many days? Within 7 days। कंपनी को 7 दिन के अंदर फॉर्मली इंटीमेट करना होता है, बताना होता है ऑडिटर को कि हमने आपको अपॉइंट किया है। क्लियर? तो यहाँ पे 7 डेज का टाइम दिया जाता है। और कंपनीज एक्ट 2013 में अगर हम लोग बात करें तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये ADT 1 के थ्रू होता है। नेक्स्ट, द ऑडिटर इज टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन राइटिंग अबाउट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट विद इन हाउ मेनी डेज। अब अगर मान लो एज एन ऑडिटर हमें ऑफर मिला तो मेरी ये ड्यूटी है कि 30 दिन के अंदर अंदर हम कंपनी को ये बता दें कि हम उनकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वॉज पास्ड? अगर हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की बात करें तो 1 मई 1949 ये इसका इनैक्टमेंट डेट है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द कंपनी ऑडिटर हैज़ अ राइट टू बी। कंपनी ऑडिटर का ये राइट है कि उनको कंसल्ट किया जाए, ओबेट किया जाए, इंडेमनीफाइड किया जाए या रीअपॉइंट किया जाए। इंडेमनीफाइड, उनके पास ये राइट है कि उनको इंडेमनीफाइड किया जाए। मतलब सिंपली क्या चीज़ कि अगर आपने एज एन ऑडिटर, जो कि कंपनी का बेसिकली ऑफिसर ही हुआ ना, तो वो अगर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके पास ये राइट है कि उनको उनका जो पैसा है या उन्होंने जो भी पैसा लगाया है कंपनी में, ये जो भी उनका रेम्यूनरेशन है वो उनको मिले। ठीक? अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी अपने असेट्स को सेल करके, जो भी कंपनी के असेट्स हैं उनको सेल करके लायबिलिटीज पे ऑफ करती है। तो पहली उनकी ड्यूटी बनती है कि वो ऑडिटर्स को पे ऑफ करे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द ऑडिट प्रोग्राम रिफर्स टू द प्लानिंग ऑफ ऑडिट वर्क बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, अकाउंटिंग स्टाफ, शेयर होल्डर्स और ऑडिट स्टाफ। कह रहा है ऑडिट प्रोग्राम क्या रिफर करता है कि हम ऑडिट के काम की प्लानिंग करते हैं और ये काम कौन कर रहा है? ऑडिट स्टाफ कर रहा है। इंटरनल ऑडिट डिनोट्स, हमने पहले ही बताया इंटरनल ऑडिट किससे रिलेटेड होता है? इंटरनल कंट्रोल से। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द ऑडिट नोटबुक कंटेन्स डिटेल्स ऑफ वर्क डन, नोट्स रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड, अ लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर्स, ऑल ऑफ द अबव। देखो अगर हम लोग ऑडिट नोटबुक की बात करें तो बेसिकली इसमें ये सारी चीज़ें होती है कि आपने क्या काम किया, जो भी आपने काम किया है उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सप्लेनेशन है, किसी तरह का कोई वाउचर मिस्ड है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी? ऑडिट नोटबुक में। बेसिकली एक तरह का नोटबुक है जो कि ऑडिटर मेंटेन करता है अपने काम से रिलेटेड। नेक्स्ट, एन ऑडिटर्स लायबिलिटी कैन बी। देखो एक ऑडिटर की लायबिलिटी की बात करें तो ऑडिटर की लायबिलिटी सिविल भी हो सकती है एज वेल एज क्रिमिनल भी हो सकती है। इन द बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट्स ऑफ सेवरल ईयर्स आर ऑडिटेड। Audit is done at the end of the financial year. Verification of assets and liabilities is done. हमने पहले बताया कि अगर आप बैलेंस शीट की ऑडिट कर रहे हो तो नो डाउट सिर्फ आप असेट्स एंड लायबिलिटीज पे ही फोकस करते हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट ऑडिट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन इंस्टेंसेस ऑफ, किन किन केसेस में बैलेंस शीट ऑडिट यूजफुल होती है? बिग कंसर्न्स में, स्मॉल कंपनीज में, इंटरनल चेक बीइंग वीक, ऑल ऑफ द अबव। देखो बैलेंस शीट ऑडिट है तो जितनी बड़ी कंपनी होगी, बड़े कंसर्न्स होंगे, वहीं पे बैलेंस शीट की बात भी होती है। इसीलिए जो बिग कंसर्न्स होते हैं वहाँ बैलेंस शीट ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट, जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती है वो कहाँ रिक्वायर्ड होती है? वो भी जनरली देखोगे तो बिग कंसर्न्स में ही उनकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज, हमने बताया कि जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है मतलब बेसिकली जो हम ऑडिट करते हैं वो इसलिए करते हैं सो दैट हमें ये पता चल सके कि जो हमने बुक्स मेंटेन की हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है कि नहीं। डिटेक्शन ऑफ एरर्स, इनेबलिंग विंडो ड्रेसिंग, डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, एग्जिबिटिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द अंडरटेकिंग। करेक्ट आंसर होगा डी।
The audit of sole proprietorship is compulsory? No. Advisable? No. Difficult? No. Unnecessary? Sole proprietorship की ऑडिट कराना कोई ज़रूरी नहीं है, आपका मन है तो करा सकते हो, नहीं तो मत कराओ. तो करेक्ट आंसर होगा डी, unnecessary है. What determines the duties of an auditor of a partnership firm? The Partnership Act, the Partnership Deed, the agreement entered into between the partnership and the auditor. Partnership firm and auditor के बीच में जो भी agreement होगा उसी के basis पे auditor की duties determine की जाएंगी. Otherwise auditor की duties कैसे determine की जाती है? As per law. What does management audit refer to? अब management audit जो हो रहा है उसका क्या मतलब है? Audit on behalf of management? No. Audit of managerially initiated business transactions? No. Audit of management accounting? No. Systematic appraisal of management objectives and procedure. कि जितने भी management के objectives हैं, procedures हैं, उनका systematic appraisal हो रहा है या नहीं. तो correct answer होगा D. Next, undervaluation or overvaluation of assets and liabilities is due to clerical errors, error of principle, फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. जब आप जानबूझ के अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हो, फ्रॉड करते हो, तभी असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ के या घट के दिख रही होती है. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ऑडिट वुड यू रिकमेंड वेयर देयर इज नो सैटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक? कॉन्टिन्यूस ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट. अगर इंटरनल चेक का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम प्रेफर करेंगे कॉन्टिन्यूस ऑडिट को. नेक्स्ट, during the course of an audit, the auditor stumbled upon a balance sheet of rupees 12,500 in the goodwill account and ascertained that it had not been written off for a long period. What may the auditor do with it? Advise the concerned to write it off, hide it from the management, insist that it will be written off for the same year, recommend to the concerned that it be written off over a period of 5 years. क्योंकि देखो अगर गुडविल की बात करें तो गुडविल धीरे धीरे आप राइट ऑफ करते हो एंड उसको राइट ऑफ करने का जो प्रोसेस है कि 5 साल में धीरे धीरे करके उसको राइट ऑफ कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है. तो जर्नली रिकमेंडेशन यही होती है. फॉर व्हाट पीरियड इज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड? जर्नली वो 1 साल के लिए ही अपॉइंट होते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, हाउ इज अ वैकेंसी कॉज्ड बाय एन ऑडिटर्स रेजिग्नेशन फिल्ड? अगर ऑडिटर रिज़ाइन कर रहा है तो उसकी जो वैकेंसी है हमने बताया कि जर्नल मीटिंग में उसको फिल किया जा सकता है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, हाउ मे अ कंपनी ऑडिटर मे बी रिमूव? अगर आपको कंपनी के ऑडिटर को रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कहाँ कर सकते हो? जर्नल मीटिंग में. द कंपनी ऑडिटर्स अटेंडेंस एट द जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज अ मैटर ऑफ हिज राइट, हिज ड्यूटी, इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी. कंपनी ऑडिटर जो जर्नल मीटिंग को अटेंड करते हैं किसी भी कंपनी की, तो बेसिकली उनका राइट है. हमने बताया कि कंपनी की जितनी भी जर्नल मीटिंग्स होंगी एक कंपनी ऑडिटर का ये राइट है कि वो उसको अटेंड कर सके. तो करेक्ट आंसर होगा ए, हिज राइट. नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटेड. हमेशा याद रखना कि अगर कंपनी का पहला ऑडिटर है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट, the first auditor of a company are to be appointed within how many days of the registration of a company? देखो कंपनी के रजिस्ट्रेशन या हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 ये रूल है कि अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है या इनकॉर्पोरेशन हो गया है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है. और ये अपॉइंटमेंट किस चीज़ के थ्रू होता है? रेजोल्यूशन के थ्रू, जो कि मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं फर्स्ट जनरल मीटिंग में. ठीक, फर्स्ट जनरल मीटिंग में. इसीलिए हमने ऊपर बताया भी था कि जो पहला ऑडिटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, द कंपनी ऑडिटर इज लाइबल टू सिविल चार्जेस फॉर विलफुली मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, नेग्लिजेंस, मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस और ऑल ऑफ द अबव. देखो अगर किसी तरह का कोई नेग्लिजेंस किया है तो उसके लिए सिविल चार्जेस है, बट अगर जानबूझ के किसी तरह का फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसके लिए क्रिमिनल चार्जेस भी हो सकते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, ऑडिट इन डेप्थ वुड रिफर टू ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, ऑडिट ऑफ अ फ्यू रैंडमली सिलेक्टेड आइटम्स, डिटेल्ड ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, इंटेंसिव ऑडिट ऑफ अ फ्यू आइटम्स. आप क्योंकि ऑडिट इन डेप्थ की बात कर रहा है तो नो डाउट आप कुछ आइटम सेलेक्ट करोगे और उनकी इंटेंसिव मतलब बहुत डीप में उनकी ऑडिट करोगे. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग इम्प्लाइज. टेस्ट चेकिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं?
ईच एंड एवरी आइटम को चेक करते हैं? नो. अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ आइटम्स, कुछ सैम्पल होते हैं, मतलब आइटम्स के कुछ सैम्पल होते हैं, उन्हीं को हम टेस्ट चेक करते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, अ कंपनीज ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ अकाउंट्स, हिज एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट द अकाउंट्स, अ फैक्चुअल पोजिशन अबाउट द अकाउंट्स, ऑल ऑफ द अबव. कंपनी ऑडिटर से ये उम्मीद की जाती है ना कि वो अकाउंट्स के बारे में अपना जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, क्योंकि ऑडिटर है उनको बहुत सारी नॉलेज होगी, तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उनकी वो बता सके. हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अकाउंट्स के बारे में उनको जितनी भी नॉलेज है एक्सपर्ट लेवल की, एडवांस लेवल की, वो हमसे शेयर करे. तो कंपनी करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, द ऑडिटर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर सीरियल. देख लेते हैं. ऑप्शन दिया है वेरिफिकेशन, वाउचिंग, चेकिंग और वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. देखो, सबसे पहले तो आपको वाउचिंग करना होता है ट्रांजैक्शंस का, उसके बाद वेरिफिकेशन करना होता है और फिर उनकी वैल्यूएशन को चेक करना होता है. तो पहला होगा वाउचिंग, फिर वेरिफिकेशन, फिर वैल्यूएशन. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, When a company engages a chartered accountant as its internal auditor, तो उस केस में एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए पूछा है कि need not check the areas covered by internal auditor, should ignore the existence of internal audit, should incorporate the internal auditor's report within his own, should examine the system and efficiency of internal audit and devise a suitable audit program. Yes, अगर देखा जाए, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिटर ने काम किया उसको इग्नोर नहीं करना होता है, बट कंप्लीटली हम उस पर रिलाई भी नहीं कर सकते. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि इंटरनल ऑडिट में जो काम हुआ है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम से हुआ है कि नहीं, एफिशिएंटली हुआ है कि नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करते हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, a chartered accountant is not disqualified to be an auditor of a company if he is एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. अगर एम्प्लॉय है तो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, एमडी है तो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, कंपनी को डेट दिया है तो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा. पर अगर कंपनी का शेयर होल्डर है उस केस में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाएगा टू बी एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम मे बी कॉल्ड प्री डिटरमाइंड और स्टैंडर्डाइज्ड. दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ऑडिट प्रोग्राम फिक्स है तो उसको हम प्री डिटरमाइंड भी कंसिडर कर सकते हैं कि पहले से कंसिडर किया गया था, और वो स्टैंडर्ड भी माना जाएगा. तो करेक्ट आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, सरप्राइज चेक्स आर पार्ट ऑफ ऑडिटर्स वर्किंग पेपर? नो. ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट रिपोर्ट्स? नो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? नो. जो सरप्राइज चेक्स होते हैं, मतलब रैंडमली हम कहीं किसी एरिया में चेकिंग करते हैं, तो वो ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट होता है. तो करेक्ट आंसर होगा बी. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ. सबसे पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक ऑडिटर की. फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करता है? ऑडिटर करता है. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग असाइनमेंट्स? हमें इन असाइनमेंट का सीक्वेंस बताना है. तो देखो, सबसे पहले तो करेक्ट चेक होगा, फिर मतलब इंटरनल चेक, फिर इंटरनल कंट्रोल होगा, फिर टेस्ट चेक होगा, एंड लास्ट में स्टैट्यूटरी ऑडिट होगी. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, 3124. नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द केस ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी मे बी अपॉइंटेड बाय द. अगर कैजुअल वैकेंसी हो रही तो उसको कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. A statutory auditor of a public limited company claims that he has the following legal rights in relation to his duties: right to refuse to make a report, right of access to book of accounts and register, right to seek explanation from director and officer, right to make a statement in the general meeting. ये तीन करेक्ट है, बट रिपोर्ट बनाने से वो रिफ्यूज नहीं कर सकते. तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. देखो, हमारे पास दो लिस्ट दी हुई हैं. अगर हम ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स की बात करें तो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स क्या है? टू मेक अ रिपोर्ट कोड्स, सॉरी, टू मेक अ रिपोर्ट. ऑडिटर की ड्यूटी है रिपोर्ट को बनाना. देन ऑडिटर्स की ड्यूटीज क्या है? बुक्स को असेस कर पाना. ऑडिटर्स की लायबिलिटी क्या है? पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद इन सेक्शन 227 to 229. एंड ऑडिटर का रिमूवल कहाँ होता है? नो डाउट कंपनी के एनुअल जर्नल मीटिंग में या जनरल मीटिंग में.
तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज एप्लीकेबल टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि इन सब केस में स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, द मोस्ट डिटेल्ड ऑडिट अमंग द फॉलोइंग कुड बी डैश ऑडिट, इंटरिम, स्टैट्यूटरी, बैलेंस शीट और कॉन्टिन्यूस। सबसे डिटेल्ड ऑडिट कॉन्टिन्यूस ऑडिट मानी जाती है। नेक्स्ट, इन द बैलेंस शीट ऑडिट, ये हमने पहले भी बताया कि अगर हम लोग बैलेंस शीट ऑडिट की बात करें तो इसमें हम असेट्स एंड लायबिलिटीज के वेरिफिकेशन को कंसिडर करते हैं, वैल्यूएशन को कंसिडर करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन द बैलेंस शीट ऑडिट सच ऑडिट वर्क एज वाउचिंग एंड पोस्टिंग इज कंटिन्यूड, इज डिस्पेंस्ड विद, इज पार्टली कंटिन्यूड एंड पार्टली नॉट फॉलोड, नन ऑफ द अबव। देखो, जब बैलेंस शीट ऑडिट चलती है तो उस टाइम जो ऑडिट वर्क है रिलेटेड टू वाउचिंग एंड पोस्टिंग उसको हम ना भी फॉलो करें तो चलेगा, दैट इज डिस्पेंस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट ऑडिट इन्वॉल्व्स, नो डाउट अभी हमने बताया कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यूएशन का वेरिफिकेशन करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, अगेन आपको इसको सीक्वेंस में बताना है। अब वैल्यूएशन है, वाउचिंग है, वेरिफिकेशन है, तो सबसे पहले होगा वाउचिंग, ये नंबर 3 है इसलिए हमने 3 लिखा है, फिर होगा वेरिफिकेशन, फिर होगा वैल्यूएशन। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, continuous audit is useful because more detailed checking is possible, audit can be completed quite quickly, figures in the accounts cannot be altered as a auditor visits several times during the year। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, बट दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जो करने में टाइम लगता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट को, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो करेक्ट आंसर होगा सी कि थर्ड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 लिस्ट है, हमें मैच करना है, हमें बताना है कि यहाँ कौन से ऑडिट की कहाँ बात हो रही है। ऑडिट वर्क इज कैरिड ऑन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट हो गया। ऑडिटर स्टार्ट्स हिज वर्क व्हेन द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, नो डाउट ये हम किसकी बात करें, स्टैट्यूटरी ऑडिट या बैलेंस शीट ऑडिट की। ऑडिट कंडक्टेड इन बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स, इंटरिम ऑडिट। सम ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द होल पीरियड और स्पेसिफिक पीरियड आर ऑडिटेड, कॉस्ट ऑडिट नो, इट्स कॉल्ड पार्शियल ऑडिट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एन ऑडिटर टू सबमिट अ क्वालिफाइड रिपोर्ट इवन दो द मैनेजमेंट हैड गिवन अ नोट टू द अकाउंट्स। सिक्योरिटीज बिलोंगिंग टू द क्लाइंट आर लॉज्ड विद द डिपॉजिटरी, फिक्स्ड assets have been mortgaged, bank balance as shown by the passbook is different from that indicated by the cash book, closing stock is valued at cost plus 10%। कह रहा है कि कौन से इसमें से ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर एन ऑडिटर टू सबमिट अ क्वालिफाइड रिपोर्ट इवन दो द मैनेजमेंट हैड गिवन अ नोट टू द अकाउंट्स। क्वालिफाइड रिपोर्ट इन केस में कब दे सकते हैं, क्वालिफाइड है तो नो डाउट क्लोजिंग स्टॉक अगर आप वैल्यू करो कॉस्ट प्लस 10% पे तो भी क्वालिफाइड रिपोर्ट दी जा सकती है। अच्छा, कितने तरह की रिपोर्ट होती है, क्वालिफाइड कब होती है, अनक्वालिफाइड कब होती है, उसके बारे में ना हम इस क्लास के लास्ट में थोड़ा बहुत समरी बता देंगे सो दैट आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर हो जाए। Next, consider the following documents: audit notebook, audit program, audit report, audit files। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले तो ऑडिट प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑडिट नोटबुक बनाते हैं, फिर ऑडिट फाइल्स बनाते हैं और लास्ट में रिपोर्टिंग करते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर हो सकता है कि एक ही पेयर करेक्टली मैच्ड हो या सारे भी करेक्टली मैच्ड हो सकते हैं। Test check is related to random checking, yes. Internal check is related to system of automatic checking, yes. अगर internal control की बात करें तो it includes internal check and internal audit। हमने बताया भी है कि internal audit में ही internal check भी आता है, internal audit भी आता है। इन्वेस्टिगेशन, जर्नल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, नहीं ऐसा तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आए, कोई एक रिकॉर्ड भी आ सकता है, कोई एक पोर्शन भी आ सकता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट इन द केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसाइडेड बाय द, अब क्या कह रहा है कि अगर हमें एक्सटर्नल ऑडिट करानी है किसमें, पार्टनरशिप फर्म में, तो उसका स्कोप किस लेवल तक ऑडिट होगी ये कौन डिसाइड करता है, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट,
letter of appointment of the auditor or income tax act. Next, a chartered accountant who has purchased on credit goods worth rupees 2000 from a company Z Limited is not disqualified from being appointed an auditor of Z Limited. अब कह रहा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑलरेडी क्रेडिट पे गुड्स खरीदा हुआ है एक पर्टिकुलर कंपनी से Z लिमिटेड से, तो क्या उसको Z लिमिटेड में एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है? यहाँ लिखा है कि नॉट डिस्क्वालिफाइड, लिखा है कि उसको डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, बल्कि हमें पता है कि अगर आपने उधार लिया हुआ है या उधार पे गुड्स खरीदा हुआ है उस कंपनी से, किसी भी तरीके से लिंक्ड हो आप अगर उस कंपनी से, तो क्या आपको वहाँ का ऑडिटर हम अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आप जो भी डिसीजन लोगे कहीं ना कहीं आप बायस्ड रहोगे। डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एन ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी, नो, किसी भी कंपनी की हम बात नहीं करते, हम सिर्फ Z लिमिटेड की बात करेंगे। डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एन ऑडिटर ऑफ Z लिमिटेड, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, The auditors of a company are supposed to issue an unqualified report when, हमने बताया कि qualified report, unqualified report ये basically क्या होता है, इसके बारे में हम क्लास के एंड में ज़रूर से डिस्कस करेंगे। Goodwill worth rupees 1 lakh built up by the company is not shown in the balance sheet. Goodwill is shown in the balance sheet of the company although it has been totally lost. Balance sheet and PL account show a true and correct view of the company's affair and are drawn in conformity with the law. Yes, अगर बैलेंस शीट, PL सब कुछ अगर करेक्टली बना हुआ है तो अनक्वालिफाइड ही रिपोर्ट देंगे, उसमें फिर कुछ भी अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट इज टू, हमने पहले भी बताया कि अगर हम लोग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा मेन फोकस ये होता है ये देखना कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिख रहा है कि नहीं, दैट इज वेरीफाई एंड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस। ऑडिट प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ, अगर हम ऑडिट प्रोग्राम की बात करें तो ये ऑडिट पेपर का पार्ट माना जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, when the auditor examines and tests the client's accounting and other control systems to see whether or not they constitute a reliable base for the preparation of accounts, then it is known as बैलेंस शीट ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, नन ऑफ दीज। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द ऑडिटर एग्जामिन्स एंड टेस्ट द क्लाइंट्स अकाउंटिंग एंड अदर कंट्रोल सिस्टम, जब बेसिकली उनका काम क्या है कि वो अकाउंटिंग देख रहे हैं, बाकी कंट्रोल सिस्टम देख रहे हैं कि वो अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में वहाँ पर रिलायबिलिटी है या नहीं, तो ना हम इसको बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं, ना इंटरिम ऑडिट कहते हैं, ना कॉन्टिन्यूस ऑडिट कहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना क्योंकि सबको पता होगा कि इस ऑडिट को हम लोग क्या कहते हैं। नेक्स्ट, ऑडिट नोटबुक इज अ पर्सनल नोटबुक ऑफ एन ऑडिटर, record of work performed by an auditor, record of important points and inquiries which an auditor has to refer to his client. Yes, अगर ऑडिट नोटबुक की बात करें तो ऑडिट नोटबुक में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंक्वायरीज रहती हैं जो कि ऑडिटर रेफर करता है, मतलब ऑडिटर को दिखाने होते हैं क्लाइंट्स को कि इनके इन पॉइंट्स पे हमें डिस्कशन करना है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, consider the following statements. In order to plan and prepare his audit program, an auditor must obtain information relating to client's history and business. Yes. Purpose and nature of engagement. Yes. टाइम स्केड्यूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, यस। अगर देखा जाए तो ये तीनों चीज़ ही हमें कंसिडर करनी होती है एज एन ऑडिटर। जब भी हम ऑडिट प्रोग्राम को प्लान करते हैं तो हमें क्लाइंट की हिस्ट्री भी देखनी है, क्लाइंट का बिजनेस भी देखना है, ये भी देखना है कि जो उनका इंगेजमेंट है उसका क्या नेचर है, मतलब बिजनेस का क्या नेचर है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा ऑडिट को कंप्लीट करने में, तो करेक्ट आंसर होगा ए कि ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनल चेक सिस्टम इज करेक्ट? Its purpose is to have an accurate record of all the business transactions, know the accounting method followed the business, plan for future audit works, ascertain the profit earning capacity of the business. अब देखो ये चीज़ कह रहा है कि इंटरनल चेक से रिलेटेड अगर देखा जाए तो बेसिकली ये है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनसे रिलेटेड हम एक्यूरेट रिकॉर्ड रख सके, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, by observing, testing and assessing, an auditor examines the system of internal control. That is correct answer होगा B. Next, an auditor of a partnership firm is appointed as per statute, government order, agreement, convention. As per agreement, क्योंकि हमने पहले बताया कि ऑडिटर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एक अग्रीमेंट होता है और उसी के बेसिस पे उनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ कंपनी ऑडिटर मे बी रिमूव्ड इन द मीटिंग ऑफ, ये भी हमने पहले बताया हुआ है कि रिमूवल कहाँ हो सकता है, ओनली इन जर्नल मीटिंग, जर्नल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली जर्नल मीटिंग की बात कर रहा है, जो जर्नल मीटिंग होती है बिटवीन शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट,
द लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर कैन बी, नेक्स्ट द लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर कैन बी, ये ऊपर बताया कि सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है, बोथ भी हो सकती है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, अब मैनेजमेंट ऑडिट को कौन कंडक्ट करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कंडक्ट करता, गवर्नमेंट ऑडिटर नहीं कंडक्ट करता, कॉस्ट ऑडिटर नहीं कंडक्ट करता। ये बेसिकली कौन कंडक्ट करता है? कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय या कोई भी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट कंडक्ट कर सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट दिया है। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज सेट टू एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर, हमने बताया कि इंटरनल चेक मतलब क्या होता है, जहां सेम डिपार्टमेंट के दूसरे एम्प्लॉयज आपके काम को चेक करें। एन एम्प्लॉय इज स्पेसिफिकली डेप्यूटेड टू चेक द वर्क ऑफ अनदर एम्प्लॉय, नो। The departmental head checks the work of his subordinate, no. Some outside expert, no. Another employee of the same department check the work of an employee in routine office procedure. ये routine office procedure होता है, इसके लिए आपको किसी अलग पर्सन को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, उसी डिपार्टमेंट को जो एम्प्लॉयज हैं उनको नॉलेज है एक दूसरे के वर्क की, तो वो ईजिली एक दूसरे के काम को चेक कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द, ये हमने पहले भी बताया कि इंटरनल ऑडिटर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which one of the following is true of the position of an auditor regarding the system of internal check in the organization? He should acquaint himself with the system of internal check. He should monitor and supervise the system of internal check. He himself should lay down the system of internal check. He has nothing to do with the system of internal check. देखो सिंपली अगर हम लोग ऑडिटर की पोजीशन की बात करें रिलेटेड टू इंटरनल चेक, तो बेसिकली उनके लिए इतना ज़रूरी है कि वो इंटरनल चेक का जो सिस्टम है उससे खुद को थोड़ा फेमिलियर कर ले, बस इसी की बात होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। एक्वाइंट मतलब होता है फेमिलियर करना, मतलब खुद को उस चीज़ में इन्वॉल्व करना, उससे फेमिलियर होना, क्लियर। नेक्स्ट, द ऑडिटर हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द पास्ट ऑडिटर, डायरेक्टर, ऑफिसर और इंटरनल ऑडिटर। नो डाउट ये जो रिक्वायरमेंट है ये आपकी कौन पूरी कर सकता है? कंपनी के ऑफिसर्स या हम कह सकते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, वर्किंग पेपर्स विच कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर की। एन ऑडिट प्रोग्राम मे बी क्लासिफाइड एज, इसको हम फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी, जैसा आप बनाओ। कई बार क्या होता है कि फिक्स बनता है, उसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही आपकी ऑडिट होगी, और फ्लेक्सिबल जहां आप जो चेंज करना चाहो कर सकते हो, तो करेक्ट आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर लिया है कि पहले ऑडिटर को हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर, अगर रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा आपको किसी को अपॉइंट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, अनोनिमस रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, स्पेशल नोटिस की ज़रूरत होती है वहाँ पे। बेसिकली अगर रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा आपको किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना है एज एन ऑडिटर, तो उस केस में ना आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कट कर रहे हैं क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 से रिलेटेड है, और अब जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड पूछेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, when the dividend proposals exceed 20% of the paid up capital, the amount to be transferred to reserve shall not be less than, अगर डिविडेंड 20% है पेड अप कैपिटल का, तो कितना कम से कम हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा? 10% ऑफ द करेंट प्रॉफिट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट का क्या मतलब है? ये हमने पहले भी बताया है, सिस्टमैटिक अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रपोजल, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, in evaluating internal control, the first step is to prepare an internal control questionnaire or a flow chart of the system. The subsequent step should be to, next step क्या होगा उसकी बात कर रहा है, determine the extent of audit work necessary to form an opinion, gather enough evidence to determine as to whether the internal control system is functioning as described, write a letter to the management describing the weaknesses in the internal control system, form a final judgment on the effectiveness of the internal control system। देखो ये पूरा सीक्वेंस में ही दिया हुआ है कि सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने क्वेश्चनायर बनाया, फिर दूसरा आपको किस लेवल तक का ऑडिट वर्क करना है वो आपको समझना होगा, अकॉर्डिंगली अपना ओपिनियन बनाना होगा, फिर एविडेंस कलेक्ट करना होगा, देन जो भी वीकनेसेस हैं वो मैनेजमेंट को बताने होंगे, एंड अपना फाइनल जजमेंट देना होगा रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। तो करेक्ट आंसर होगा ए 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट, when an auditor tests sales transactions, one step is transacting a sample of sales invoices to debits in the accounts receivable ledger. Based upon this step, he will form an opinion as to whether,
अब क्या कह रहा है कि ऑडिटर को ये टेस्ट करना है कि सेल्स ट्रांजैक्शंस कैसे हुए हैं. पहला स्टेप है is transacting a sample of sales invoice to debit in the account receivable ledger. Based upon this step, he will form an opinion as to whether, मतलब उसको ये चीज़ देखनी होगी कि अगर सारी एंट्री करेक्ट हुई है तो क्या सारी सेल इनवॉइस वैलिड सेल है कि नहीं. अगर वैलिड सेल, अब भाई आपने तो प्रॉपरली एंट्री डाल दी, अब जिस चीज़ की एंट्री डाली है वो वैलिड है या इनवैलिड ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना. तो ये काम क्या होगा कि ईच सेल्स इनवॉइस रिप्रेजेंट अ वैलिड सेल. हमें ये देखना है कि हर एक जो एंट्री हुई है वो वैलिड है या नहीं है, वो जस्टिफाइड है या नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग. अगेन बार बार हम बता चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव जो मेन है वो यही है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं फाइनेंशियल पोजीशन. तो सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं. वेरीफाइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू गिव अ रिपोर्ट ऑन द व्यू रिप्रेजेंटेड बाय द सेट अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट. करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, consider the following actions taken by an auditor: carrying on vouching, preparing the audit report, checking the valuation of asset, decision to qualify the report. सबसे पहले वाउचिंग करेंगे, फिर वैल्यूएशन करेंगे, फिर रिपोर्ट को क्वालिफाई करने के बारे में सोचेंगे कि क्वालिफाइड देना अनक्वालिफाइड देना है और अकॉर्डिंगली अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द, हमने पहले भी बताया कि टेस्ट चेकिंग से ऑडिटर के काम में ऑडिटर को बहुत हेल्प मिल जाती है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स: ऑडिट प्रोग्राम, स्केड्यूल ऑफ डेटा क्रेडिटर, स्केड्यूल ऑफ फिक्स्ड असेट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिशियल्स. विच वन ऑफ द अबव इज अ टाइप ऑफ वर्किंग पेपर. वर्किंग पेपर में ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि वर्किंग पेपर में क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो अपने डिटेल्स मेंशन करता है, मतलब ऑडिट से रिलेटेड उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई है वही डिटेल्स वहाँ वो मेंशन करता है. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इज, इंटरनल ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है. हमने पहले भी बताया है कि हमें अर्ली डिटेक्शन हो जाता है एरर्स एंड फ्रॉड्स का. जो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है उसको दोबारा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. एन अरेंजमेंट इन विच द अकाउंटिंग वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज चेक्ड बाय अदर मेंबर इज नोन एज इंटरनल चेक. नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट किसको रिफर करता है, ये हमने बार बार बता दिया है. पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ कंपनीज मैनेजरियल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग एंड सो ऑन. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई है और ऑडिट्स की जो डेफिनेशन है वो मेंशन की गई है. तो देख लेते हैं. कॉन्टिन्यूअस ऑडिट की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द रेगुलर इंटरवल. क्योंकि कॉन्टिन्यूस ऑडिट में हम लोग जो ऑडिट करते हैं वो रेगुलर करते हैं. पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो पीरियोडिक ऑडिट एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड के लिए होती है, एक फाइनेंशियल पीरियड के एंड पे होती है. इंटरिम ऑडिट की बात करें तो ये 2 फाइनल ऑडिट्स के बीच में होती है, दैट इज ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन द एंड ऑफ 2 फाइनेंशियल पीरियड. एंड इंटरनल ऑडिट क्या हुआ, टू इंश्योर एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड प्रिवेंट वेस्टेज. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट. इंडिपेंडेंट ऑडिट का मेन पर्पस क्या है, चेक एंड करेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स, हेल्प इन डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स, डिटरमाइनिंग इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली रिप्रेजेंट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन एंड द वर्किंग रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इंडिपेंडेंट ऑडिट का मेन पर्पस यही होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन ऑडिटिंग. स्पेशल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, एनुअल ऑडिट. सबसे पहले इंटरनल ऑडिट होगा, फिर इंटरनल चेक होगा, फिर एनुअल ऑडिट होगा और लास्ट में स्पेशल ऑडिट होगा. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, ऑडिट टेक्निक्स आर कंसर्न्ड विथ एग्जामिनेशन ऑफ दोज एविडेंसेस विच हैव बीन ट्रेस्ड बाय ऑडिट प्रोसीजर्स, एप्लीकेशन ऑफ गैप, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, मेथड ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस अफेयर. ऑडिट टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ बेसिकली हम उन एविडेंसेस को एग्जामिन करते हैं जो कि ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू हमें मिलते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज डिटेल्ड ऑडिट. नो डाउट अगर हम लोग डिटेल्ड ऑडिट की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होगा. बैलेंस शीट ऑडिट वुड नॉट बी एप्लीकेबल और इफेक्टिव इन यूनिट्स वर क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स आर एम्प्लॉयड, एंटरप्राइजेस वर मैकेनिस्ट
अकाउंटिंग सिस्टम इज इन ऑपरेशन, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बैलेंस शीट ऑडिट कभी भी हम स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल नहीं मानते। रीजन बिंग स्मॉल बिजनेस में इतने ज़्यादा असेट्स एंड लायबिलिटीज़ नहीं होते कि उसके लिए हम अलग से कोई ऑडिट कंडक्ट करें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट्स कमेंसेस विद द बैलेंस शीट एंड वर्क्स बैक टू द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। बैलेंस शीट की बात करें तो नो डाउट बैलेंस शीट ऑडिट इसका करेक्ट आंसर होगा। Audit program denotes planning of audit work by audit staff. Next, for big concerns, which audit would be useful? ये भी हमने पहले बताया हुआ है कि जितना बड़ा कंसर्न होगा उसके लिए continuous audit मतलब regular audit ज़्यादा यूजफुल होगी। Next, which of the following is a statutory audit? Management audit, balance sheet audit, financial audit और cost audit, financial audit. Next, द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स में बी टर्म्ड एज कंपल्सरी। हमने पहले बताया कि अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसकी ऑडिट हमेशा कंपल्सरी मानी जाती है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ अ सैटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक डैश ऑडिट वुड बी द मोस्ट सूटेबल। क्या कह रहा है कि अगर इंटरनल चेक नहीं है तो उस केस में ना कॉन्टिन्यूस ऑडिट ही सबसे ज़्यादा सूटेबल मानी जाएगी। व्हाट रेगुलेट्स द ऑडिटर्स ड्यूटीज इन पार्टनरशिप फर्म? द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, अग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड पार्टनर्स। कह रहा है व्हाट रेगुलेट्स द ऑडिटर्स ड्यूटीज, ऑडिटर की ड्यूटीज जो है पार्टनरशिप फर्म में उसको क्या रेगुलेट करती है? ऑडिटर और पार्टनर के बीच में अग्रीमेंट, क्योंकि हमने पहले बताया कि पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली अग्रीमेंट ही मैटर करता है। नेक्स्ट, हु फिल्स द वैकेंसी कॉज्ड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर? अगर रेजिग्नेशन हो रहा है तो जर्नल मीटिंग में ही वो रेजिग्नेशन की जो वैकेंसी है उसको फिल किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, वाउचर में बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, कोलेट्रल, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव। वाउचर कोई भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। एंड हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग इंडिकेट्स स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑल ऑफ द अबव। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग में ये सब कुछ आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे ऑडिटिंग से रिलेटेड।